नमस्कार दोस्तों, एशिया के इन्वायरमेंट में जो अपनी छठी यूनिट चल रही है उसमें आज अपना टॉपिक जलवायु परिवर्तन पर ही रहेगा। और जलवायु परिवर्तन के पहले अपने 2 लेक्चर लिए हैं इसी यूनिट में, जिसमें अपने जलवायु परिवर्तन क्या होता है, किस कारण जलवायु परिवर्तन होता है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं वो अपन ने देखा। फिर अपन ने देखा कि जलवायु परिवर्तन जो है उसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं तथा विश्व स्तर पर इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं। आज अपन देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन जो है इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मेलन आयोजित किए गए हैं वो सम्मेलन कौन से हैं, जिसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सी आपके जो क्योटो प्रोटोकॉल है यानी CMP। तो इस प्रकार से जो कन्वेंशन आयोजित हुई हैं उनको अपन आज विस्तार से देखेंगे, जो कि जिनका मुख्य फोकस ओनली और केवल उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपके है जलवायु परिवर्तन पर। किस प्रकार जलवायु परिवर्तन को अपन नियंत्रित कर सकते हैं, इस पर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आयोजित की जाती है। तो जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में, इस पृथ्वी सम्मेलन में एक UNFCCC का गठन किया गया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि एक बहुपक्षीय कन्वेंशन है। 1992 में इसे लाया गया पृथ्वी सम्मेलन के दौरान और 1994 में यह लागू हुआ 21 मार्च 1994 को। तो ये जो UNFCCC है, इस UNFCCC में जो सत्यापित करते हैं देश, उनका जो समूह बनता है उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यानी ऐसे देश जो UNFCCC को सत्यापित करते हैं उन्हें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। इस सम्मेलन की जो मुख्य बातें हैं जो 1992 में आयोजित किया गया, इसमें जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, इसके समस्या के निदान के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसके अलावा जो समस्या है उसका क्या स्तर है, इसके लिए इस पर चर्चा की गई। साथ में ही जो आपके विकासशील देश और विकसित देश जो हैं, इनके लिए भी लक्ष्य निर्धारित इसमें किए गए। तो जलवायु परिवर्तन के लिए जलवायु परिवर्तन हेतु सबसे पहले UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कन्वेंशन जो है ये पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान लाई गई, जो रियो डी जेनेरियो में आयोजित की गई। रियो डी जेनेरियो में यह आयोजित की गई। मार्च 1994 को 21 मार्च 1994 को यह लागू किया गया। मार्च 1994 को यह लागू किया गया। यह एक बहुपक्षीय समझौता है, यानी इसमें काफी सारे देश शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में वे देश शामिल हैं जो इसका सत्यापन करते हैं, सत्यापनकर्ता देश हैं। ऐसे देश जो
यूएनएफसीसी का सत्यापन करते हैं या जिन्होंने इसको सत्यापित किया है उन्हें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन की मुख्य बातें, सम्मेलन की मुख्य बातों में पहला तो इसमें यह है कि जो जलवायु परिवर्तन है उसकी समस्या का निर्धारण करना, यानी समस्या का स्तर क्या है, समस्या का निर्धारण करना। दूसरा, समस्या निदान हेतु लक्ष्य निर्धारण करना। इसके अलावा विकसित और विकासशील देश जो हैं उनके लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। विकसित व विकासशील देशों हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसमें विकसित देश जो है वो विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे ताकि ये विकासशील देश जो है वो जलवायु परिवर्तन में सहयोग दे सके। किस प्रकार? अपनी तकनीकी में परिवर्तन करके, यानी नई तकनीक जो है वो अपनाकर और ग्रीन हाउस गैसों में कटौती कर। विकसित देश जो है ये देश ऐसे देश हैं जिन्होंने औद्योगिक शुरुआत की है, औद्योगिक रूप से विकसित देश हैं। इन देशों ने सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की है औद्योगिक क्रांति से लेकर वर्तमान तक, जबकि विकासशील देश जो हैं वो अब विकसित हो रहे हैं, उनका औद्योगिकीकरण जो है वो संपन्न नहीं हुआ है। इसलिए ये देश जो हैं ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इनका योगदान कम रहा है। इसलिए विकसित देश इनको तकनीकी सुधार के लिए विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। तो यूएनएफसीसी जो है वो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन है जो कि एक बहुपक्षीय है। 21 मार्च 1994 को लागू किया गया, जबकि ये 1992 में लाया गया बहुपक्षीय सम्मेलन है। इसमें जो देश शामिल होते हैं जो इसको सत्यापित करते हैं उन्हें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। अब ये जो कोप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इनका प्रतिवर्ष सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिनको फिर कोप 1, कोप 2 इस प्रकार से अलग अलग नाम दिए हैं। तो ये जो कोप आयोजित हुए हैं इनमें अपन जो मुख्य कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई हैं उनको आज इसमें देखेंगे। मुख्य जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं उनको इसमें देख लेते हैं और उन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ये अपन देख लेते हैं। इसमें आपके पहला है क्योटो प्रोटोकॉल 1997। क्योटो प्रोटोकॉल 1997। वैसे अपन क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 10वीं यूनिट में अपन अलग से पढ़ चुके हैं। क्योटो प्रोटोकॉल उत्सर्जन कटौती हेतु एक बाध्यकारी समझौता है। उत्सर्जन कटौती हेतु बाध्यकारी समझौता है। उत्सर्जन किसका? उत्सर्जन है ग्रीन हाउस गैसेज का। ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया जो कि एक बाध्यकारी सम्मेलन है। यह सम्मेलन 1997 में आयोजित किया गया और 2005 में इसे लागू किया गया, यानी क्योटो प्रोटोकॉल को 2005 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2005 में लागू किया गया। इस क्योटो प्रोटोकॉल में देश जो हैं उन देशों को एनेक्स 1 और एनेक्स 2 देशों में बांट दिया गया। एनेक्स 1 देश, एनेक्स 2 देश, इस प्रकार से देशों का विभाजन इसमें किया गया। साथ में ही इसमें
जलवायु परिवर्तन हेतु प्रतिबद्धताएं भी आयोजित की गई। जलवायु परिवर्तन हेतु प्रतिबद्धता, तो प्रथम प्रतिबद्धता अवधि 2008 से 2012 और द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि जो थी वो 2013 से 2020 निर्धारित की गई। यानी इस अवधि में निर्धारित ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन में कटौती करनी थी। इसके लिए प्रतिबद्धता अवधि लागू की गई। साथ ही इसी सम्मेलन में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लागू की। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब यह है, कॉमन तो यह है कि सभी देशों को उत्सर्जन कटौती करनी है, लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि विकसित देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ अलग होगी, जबकि विकासशील देशों का दायित्व कुछ और होगा। तो इस प्रकार से क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 में लाया गया, प्रभावी हुआ 2005 से। इसके बाद में बाली सम्मेलन आयोजित किया गया 2007 में। बाली सम्मेलन 2007 बाली सम्मेलन 2007 जिसे COP 13 कहा जाता है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13, यानी 13 नंबर का ये सम्मेलन था। बाली में यह आयोजित किया गया। यह UNFCCC का 13वां सम्मेलन। UNFCCC का कौन सा था? ये 13वां सम्मेलन था। इसमें एक तो बाली रोड मैप, इसमें तैयार किया गया, और दूसरा बाली एक्शन प्लान ये इसमें लाया गया बाली सम्मेलन में। दूसरा, इसमें कुछ योजनाएं शुरू की गई। योजनाएं कौन सी योजनाओं में जैसे आपके साझा दृष्टिकोण, अनुकूलन, समन, टेक्नोलॉजी और वित्तीय, ये योजनाएं इसमें लागू की गई, जिसमें पहला है साझा दृष्टिकोण। दूसरा इसमें है प्रौद्योगिकी। तीसरा अनुकूलन। चौथा समन, जिसे बोलते हैं मिटिगेशन। पांचवा प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। तो साझा दृष्टिकोण का मतलब यह है कि सभी देश का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन में कमी करना। दूसरा टेक्नोलॉजी ऐसी विकसित की जानी चाहिए जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम से कम हो सके। अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। एडेप्टेशन के अंतर्गत ऐसी तकनीक विकसित की जानी चाहिए जिससे कि ऊर्जा के
नए नए संसाधन, नई जो ऊर्जा तकनीक है वो अपनाई जा सके, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा है उसको अपनाए। मिटिगेशन का मतलब है कमी करना, मिटिगेशन का मतलब है कमी करना। कमी किस प्रकार? तकनीकी में सुधार करके, या फिर अपन किसी जिन चीजों का अपन उपभोग कर रहे हैं वो अगर ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन ज्यादा कर रहे हैं तो उनमें अपन कमी करेंगे। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इसमें 2 बार आ गया आपके। 5वां इसमें है वित्तीय, वित्तीय यानी फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब ये है कि जो विकासशील देश हैं, विकसित जो देश हैं वो विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। तो ये इसमें 5 योजनाएं इसमें शुरू की गई। बाली रोड मैप, बाली रोड मैप का मतलब ये है वह रास्ता जिसके द्वारा अंतिम लक्ष्य क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना। तो विभिन्न प्रकार के रोड मैप यानी विभिन्न प्रकार की योजनाएं इसमें लागू की गई बाली रोड मैप में। बाली एक्शन प्लान, बाली एक्शन प्लान के तहत जो दीर्घकालीन सहयोग कार्य हैं वो इसमें किए गए, यानी इसके द्वारा 2012 तक प्रभावी तरीके से किस प्रकार बाली एक्शन प्लान को अपने को लागू करना है वो इसमें बाली एक्शन प्लान में लागू किया गया, निर्धारित किया गया। तो इसमें ये मुख्य मुख्य बातें हैं। बाली एक्शन प्लान, जिसे बाली समझौता 2007 में COP 13 में, ये UNFCCC का 13वां सम्मेलन था। इसे बाली रोड मैप इसमें लाया गया, बाली एक्शन प्लान लाया गया तथा 5 इसमें योजनाएं लाई गई। कानकुन सम्मेलन 2010, जिसे COP 16 कहा जाता है, COP 16, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 नंबर कानकुन सम्मेलन। इसमें निर्धारित किया गया कि जो वैश्विक तापमान है वो पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में अधिकतम 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ सकता है, जिसको कम करके 1.5 करना है। अधिकतम वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक न हो, और ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये पूर्व औद्योगिक स्तर की का जो तापमान था उसके रेफरेंस में है, जिसे आगे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड करना था, ऐसा इसमें निर्धारित किया गया। अधिकतम वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड। साथ में ही इस कानकुन सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई। ग्रीन क्लाइमेट फंड की कानकुन सम्मेलन में स्थापना की गई। इसमें एक अनुकूलन कमेटी की भी स्थापना की गई, अनुकूलन समिति की स्थापना इसमें की गई, अनुकूलन कमेटी की। साथ में ही इसमें REDD की स्थापना भी की गई, रिडक्शन इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। यानी इसमें REDD की स्थापना भी की गई, रिडक्शन इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। अब इसको समझते हैं। कानकुन सम्मेलन में अधिकतम वैश्विक तापमान का जो स्तर था वो पूर्व औद्योगिक तापमान की तुलना में 2 डिग्री अधिक हो सकता है, इतना निर्धारित किया गया, जिसे आगे
5 डिग्री सेंटीग्रेड और कम करके 1.5 यानी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड करना था। ग्रीन क्लाइमेट फंड की इसमें स्थापना की गई। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है, इसके तहत इस फंड का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा की तकनीक उत्पादन में यानी अनुसंधान के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। अनुकूलन समिति की स्थापना की गई। REDD रिडक्शन इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, वैज्ञानिकों ने यह बताया कि जब पेड़ पौधों की कटाई होती है, वन की कटाई होती है, तो वन की कटाई होने से वनों से कार्बन उत्सर्जित होता है, जो कि 20% कार्बन वनों की कटाई के कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन के रूप में उत्सर्जित होती है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। तो वनों की कटाई कम से कम की जाए, जिससे कि वन की कटाई के कारण जो कार्बन उत्सर्जित होता है उसकी मात्रा कम की जा सके, इसलिए REDD की स्थापना की गई। तो ये कानकून सम्मेलन में किया गया। फिर इसके बाद में लाया गया डरबन सम्मेलन आयोजित किया गया। कानकून सम्मेलन के पश्चात डरबन सम्मेलन। डरबन सम्मेलन डरबन सम्मेलन जो है, इसे COP 17 कहा जाता है, जो कि 2011 में लाया गया। इसे COP 17 कहते हैं। डरबन सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल, कानकून सम्मेलन, बाली सम्मेलन में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन पर चर्चा इसमें आयोजित की गई। इसमें डरबन सम्मेलन में, इससे पहले के जो सम्मेलन थे उन पर इसमें चर्चा की गई। साथ में इस डरबन सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन हेतु सार्वभौमिक कानूनी नियमों की स्थापना की बात की गई। जलवायु परिवर्तन हेतु यानी 2015 से पहले जलवायु परिवर्तन हेतु सार्वभौमिक नियमों की स्थापना, जिन्हें 2020 तक लागू करने की बात की गई। यानी नियम बनाए जाए, सार्वभौमिक नियम, जिन्हें 2015 तक बनाया जाए और 2020 तक इसे लागू किया जाए। डरबन सम्मेलन में यह कहा गया। इसी में एक एड हॉक ग्रुप की भी स्थापना की गई। एड हॉक ग्रुप की स्थापना की गई। तो डरबन सम्मेलन जो 2011 में हुआ, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल, कानकून सम्मेलन, बाली सम्मेलन पर चर्चा की गई। 2015 से पहले जलवायु परिवर्तन हेतु सार्वभौमिक नियम स्थापित करना, जिन्हें 2020 में लागू करना, और एड हॉक ग्रुप की स्थापना इसमें की गई। इसके बाद 2013 में वार्सा सम्मेलन आयोजित किया गया जलवायु परिवर्तन पर। वार्सा सम्मेलन 2013, वार्सा सम्मेलन 2013 में आयोजित किया गया, जिसे COP 19 कहा जाता है। COP 19, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19 में। ये जो वार्सा सम्मेलन था, इसमें एक तो REDD+ पर वार्सा फ्रेमवर्क जारी किया गया। वार्सा
फ्रेमवर्क, REDD रिडक्शन इमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन पर। साथ में ही इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना पर चर्चा, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना पर चर्चा इसमें की गई। डर्बन समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। डर्बन समझौते को आगे बढ़ाने के लिए इसमें चर्चा की गई। इसके बाद वार्सा सम्मेलन के पश्चात नेक्स्ट है आपके लीमा सम्मेलन। वार्सा सम्मेलन के पश्चात लीमा सम्मेलन, जो कि 2014 में हुआ। लीमा सम्मेलन 2014 में, जिसे COP 20 कहते हैं। COP 20 लीमा सम्मेलन COP 20। इसमें विकसित व विकासशील देश, विकसित व विकासशील देश ग्रीन क्लाइमेट फंड हेतु $10 अरब की सहायता करेंगे। $10 अरब की इसमें $10 अरब के द्वारा इस ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की जाएगी। साथ ही इस सम्मेलन में स्कूली पाठ्यक्रम में जलवायु या स्कूली पाठ्यक्रम में पर्यावरण को सम्मिलित करने पर जोर दिया गया है। स्कूली पाठ्यक्रम में पर्यावरण विषय लिया जाए, स्कूली पाठ्यक्रम में ये लिया जाए ताकि। नेक्स्ट है पेरिस सम्मेलन। पेरिस सम्मेलन 2015, इसे COP 21 भी कहा जाता है। COP 21 जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हेतु ये सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन अब तक का रहा है, जिसमें कई सारे ऐसे समझौते किए गए जिनको लागू करने से जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। इसलिए पेरिस सम्मेलन 2015, जिसे COP 21 कहा जाता है, इसमें 2020 तक जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्य करने हेतु इसमें एक कार्य योजना का निर्माण किया गया। इसमें कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ही रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज के आधार पर कार्य करने पर समझौता हुआ। तो अपन देखेंगे कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज क्या चीज है। 2020 तक जलवायु परिवर्तन में कमी लाने हेतु महत्वपूर्ण समझौता यह था पेरिस समझौता। पेरिस समझौते में इसमें कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज पर कार्य करने पर सहमति हुई। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज
रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन ने पहले देखा है। रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज का मतलब ये है कि प्रत्येक देश जिस हिसाब से वो जितना सक्षम है उस हिसाब से वो जलवायु परिवर्तन में अपना सहयोग देगा। तो इस सिद्धांत पर पेरिस सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया। इसके उद्देश्य हैं, पेरिस जो सम्मेलन है इसमें उद्देश्य निर्धारित किए गए 3 उद्देश्य, महत्वपूर्ण 3 उद्देश्य में पहला है वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना। वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना। दूसरा है CO2 उत्सर्जन को 2050 तक 50% व 2100 तक 100% कम करना। 2100 तक 100% इसमें कमी करना। तीसरा इसमें 17 लक्ष्य व 169 टारगेट निर्धारित किए गए। 17 लक्ष्य या जिन्हें गोल कहते हैं, 17 गोल और 169 टारगेट जो कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं SDG, इन पर इसमें जोर दिया गया। 17 गोल और 169 टारगेट। वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करना, CO2 उत्सर्जन 2050 तक 50 डिग्री और 2100 तक 100% CO2 उत्सर्जन कम करना। इस पर इसमें बात की गई। साथ में ही इस पेरिस सम्मेलन के जो मुख्य प्रावधान हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। पेरिस सम्मेलन के मुख्य प्रावधान, पहला है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज पर यह कार्य करता है। दूसरा इसमें समन या फिर मिटिगेशन पर यह कार्य करेगा। तीसरा अनुकूलन अडेप्टेशन। चौथा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर यह कार्य करेगा। साथ में ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, विकसित देश जो है वो विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करेंगे। मिशन इनोवेशन के तहत 20 बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आने वाले वर्षों में अनुसंधान और विकास पर 20 मिलियन खर्च करेंगे अगले 5 सालों में। बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आगामी 5 वर्षों में 20 मिलियन खर्च करेंगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। यह मिशन इनोवेशन में किया गया, जिसे फिर आगामी जो 5 वर्ष हैं इसमें इस फंड को दुगना करने पर बात की गई। आगामी 5 वर्ष में 2 गुना फंड को कितना करना, आगामी 5 वर्ष में 2 गुना करने पर बात इसमें की गई। साथ में ही इसमें वित्त पोषण पर बात की गई, यानी
विकासशील जो देश हैं वो वर्ष 2015 से पहले $100 मिलियन प्रति वर्ष आर्थिक सहायता देंगे। विकसित देश $100 बिलियन आर्थिक सहायता देंगे विकासशील देशों को। फिर इसके बाद में अगला जो सम्मेलन है वो है आपके COP23, जो कि बोन जर्मनी में आयोजित किया गया। COP23 बोन जर्मनी। COP23 बोन जर्मनी में आयोजित किया गया। COP23 जर्मनी में 2017 में। COP23 बोन जर्मनी में ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया, इसमें जो स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट थे इनकी अध्यक्षता फिजी ने की। स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट की अध्यक्षता फिजी ने की। फिजी एक जो द्वीपीय देश है, इसने SIDS की अध्यक्षता फिजी ने की बोन जर्मनी में। बोन जर्मनी में जो ये सम्मेलन आयोजित किया गया, इसमें मुख्य जो समझौते हैं उन पर बात की गई। तो पहला तो इसमें है कोयले को फेज आउट करना, यानी कोयले का जो उपयोग है उसको कम करना, उसको एकदम कोयले के उपयोग को बंद करना है। दूसरा है ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग तथा जो मोबिलिटी, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके लिए इको ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना। इको ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना। इको ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि ऐसे व्हीकल जो विद्युत द्वारा चलते हों, पावर के रूप में इसमें बैटरी का उपयोग किया जाए या फिर विद्युत का उपयोग किया जाए, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाए, तो इसे इको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ग्रीन बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग जिसमें कम से कम ऊर्जा की खपत हो, ऐसी बिल्डिंगों का निर्माण करना ग्रीन बिल्डिंग में आता है। साथ में ही इसमें एक तालानाव वार्ता आयोजित की गई। तालानाव वार्ता, तालानाव वार्ता का मतलब ये है कि इसमें सहभागी व पारदर्शी रूप से वार्ता आयोजित की जाए। सहभागी, समावेशी व सहभागी वार्ता। तालानाव जो शब्द है ये फिजी और कुछ ऐसे द्वीपीय देश हैं, यहां पर तालानाव का मतलब है समावेशी और सहभागी वार्ता। तो इसमें तालानाव वार्ता जो है वो भी इसमें आयोजित की गई। इसी सम्मेलन में कहा गया जो कृषि कार्यों में ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन में कमी करना, क्योंकि कई बार कृषि कार्य अपन जब करते हैं तो उससे भी ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन है, CH4, ये धान के खेतों से निकलती है, तो इसको किस प्रकार कम किया जा सके, इसके लिए भी इस सम्मेलन में वार्ता की गई। बोन जर्मनी में, जिसे COP23 कहा जाता है, 2017 में ये आयोजित
किया गया। तो इसमें मुख्य बातें ये है। नेक्स्ट है आपके मराकेश, जिसे मराकेश तो इससे पहले है, COP 22 आता है जो कि 2016 में आयोजित किया गया, जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो फिर इसके बाद अपन देखेंगे COP 24। COP 24 COP 24 पोलैंड के काटोविस शहर में आयोजित किया गया। पोलैंड के काटोविस शहर में आयोजित, पोलैंड के काटोविस शहर में इसका आयोजन किया गया। भारत की जो थीम, इसमें भारत ने जो थीम रखी वो थी वन वर्ल्ड वन ग्रिड वन सन। वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, भारत की यह थीम इस काटोविस सम्मेलन में थी। साथ ही इसमें जलवायु वित्त से जुड़े 3S भारत ने दिए। जलवायु वित्त से जुड़े 3S दिए। 3S का मतलब है स्कोप, स्केल एंड स्पीड। स्कोप, स्केल एंड स्पीड। तो जलवायु वित्त से जुड़े भारत ने 3S दिए। तो इसमें भारत ने स्कोप, स्केल और स्पीड पर एक परिचर्चा पत्र जारी किया। परिचर्चा पत्र इसमें भारत ने जारी किया। साथ ही भारत ने पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन गुड डीड अभियान शुरू किया। ग्रीन गुड डीड, हरित अच्छे कार्य अभियान शुरू किया। हरित अच्छे कार्य अभियान भारत ने इसमें शुरू किया। तो पोलैंड के कोटाविस शहर में COP 24 आयोजित किया गया, जिसमें भारत की थीम वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। जलवायु वित्त से जुड़े भारत ने एक परिचर्चा पत्र जारी किया, जिसमें स्कोप, स्केल और स्पीड की बात की गई। पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन गुड डीड, हरित अच्छे कार्य हेतु एक अभियान भारत ने शुरू किया गया। इसी के साथ ही इस सम्मेलन में यह कहा गया कि विकसित जो देश हैं, विकसित देश ग्रीन क्लाइमेट फंड हेतु 100 बिलियन प्रति वर्ष देंगे। कितने? 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो प्रति वर्ष इनके द्वारा दिया जाएगा। फिर इसके बाद COP 24 के बाद COP 25 आयोजित किया गया। COP 24 के पश्चात 2019 में COP 25 2019 में मैड्रिड स्पेन में यह आयोजित किया गया। मैड्रिड स्पेन में इस सम्मेलन में
ग्लोबल कार्बन प्रोटेक्शन रिपोर्ट जारी की गई। ग्लोबल कार्बन प्रोटेक्शन रिपोर्ट जारी की गई। ग्लोबल कार्बन प्रोटेक्शन रिपोर्ट इसमें जारी की गई। इसके अलावा इस सम्मेलन में कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि पेरिस सम्मेलन से अमेरिका ने बाहर निकलने की घोषणा कर दी। तो इसके पश्चात बाकी जो देश हैं उन देशों ने पेरिस सम्मेलन को आगे बढ़ाने की बात की है, लेकिन अमेरिका जो है वो पेरिस समझौते से, जो कि 2015 में किया गया था, उससे खुद को उसने बाहर कर दिया है। अब अपन बात करते हैं COP, CMP और CMA। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? COP, CMP और CMA। COP जो है उसे बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि UNFCCC के समझौते पर जिन्होंने सहमति जारी की है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। CMP है कॉन्फ्रेंस ऑन पेरिस, आपके कॉन्फ्रेंस ऑन क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करता देश CMP में शामिल होते हैं। CMA कॉन्फ्रेंस ऑन पेरिस एग्रीमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑन पेरिस एग्रीमेंट। 2015 में जो एग्रीमेंट जारी किया गया था 2015 में पेरिस सम्मेलन में, तो उसमें जिन देशों ने सहमति जताई है उन्हें CMA देश कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑन पेरिस एग्रीमेंट। तो इन तीनों में ये डिफरेंस है बहुत बहुत।